सासू माँ, मैं घूंघट में नहीं रहूंगी। अगर आपका रोना धोना हो गया हो तो फटाफट खाना लगा दो। बाहर सबको भूख लग रही है। पता नहीं ऐसी रोनी सी सूरत क्यों बना रखी है। सब आपके भले के लिए ही कहते हैं, पर आपको तो हर बात का बुरा लग जाता है। ननद मेघा रसोई में आई और आते ही बोली, भाभी हिमानी अपने पल्लू से अपने आंसू को पोंछते हुए खाना परोसने के लिए बर्तन निकालने लगी। उसे देखकर मेघा बोली, अब थोड़ा हाथ भी जल्दी चला लीजिए, यहाँ भूख के मारे हालत खराब हो रही है। हिमानी को काम बताकर मेघा बाहर आ गई। बाहर आने के बाद अपनी माँ कविता जी के पास बैठकर धीरे से उनके कान में बोली, माँ अभी तक वह महारानी रो रही है। सुनकर अपना मुंह बिगाड़ते हुए कविता जी बोली, आंसू बहाती है तो बहाने दे, हम क्यों उसे चुप कराएं। गलती उसने की है तो सुनेगी भी। बहू है, अपनी मान मर्यादा का खुद ख्याल रखे। इतने में हिमानी खाने की थालियां लेकर बाहर आई तो दोनों माँ बेटी चुप हो गई। खाने की थालियों को टेबल पर रखकर रसोई में चली गई। देखा माँ, भाभी बोलकर भी नहीं गई कि खाना खा लो। क्या यही इज्जत है हमारी? मेघा धीरे से बोली, उसे चूल्हे में पड़ने दे। तेरे भाई की मेहनत का माल है यह, तू तो खा। जिसको मुंह फुलाना है फुलाती रहे। कहती हुई कविता जी आकर बैठ गईं और खाना खाने लगी। साथ ही उन्होंने मेघा को इशारा किया खाना खाने के लिए। अपनी माँ का इशारा पाते ही मेघा भी खाना खाने बैठ गई। बीच बीच में हिमानी आकर गर्मा गर्म रोटियां दोनों को परोस गई, पर दोनों से एक शब्द ना बोली। दोनों अभी खाना खाकर उठ ही रही थी। इतने में विवेक भी आ गया। मेघा को देखकर विवेक ने पूछा, अरे मेघा, तू कब आई ससुराल से और तूने खाना खा लिया? उसकी बात सुनकर मेघा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ भाई, भाभी ने जो रूखा सूखा परोसा वो तो मैंने खा ही लिया। रूखा सूखा क्या मतलब? इसे खाना परोसना कहते हैं क्या? अरे ससुराल से ननद आती है तो लोग मनोहार करके जिमाते हैं, पर तेरी पत्नी तो एक शब्द न बोली इससे, जैसे खाना खिलाकर एहसान कर रही हो। शुक्र मना कि अभी तो मैं हूँ, मेरे बात तो वह इससे पूछेगी भी नहीं। कविता जी बीच में ही बोल पड़ी। कुछ सोचते सोचते विवेक बोला, ऐसा तो वो कभी नहीं करती है। अभी 4 महीने की शादी में इतना तो समझ गया हूँ मैं, जरूर कोई बात हुई होगी। हिमानी तो सबसे हंस बोलकर बात करती है। सच कड़वा होता है और वही सच तेरी पत्नी को बुरा लग गया। अरे शर्म आनी चाहिए, रिश्तेदारी में जा रही है तो कम से कम अपनी मान मर्यादा का तो ध्यान रखे। खाना देकर ऐसे टूट पड़ी जैसे जन्म भर की भूखी हो। अपने घूंघट पल्ले तक का ध्यान नहीं रहा उसे। 4 रिश्तेदारों में नाक कटवा दी हमारी। कविता जी गुस्से में बोली, मैं नहीं मान सकता कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। उसका घूंघट गलती से गिरा होगा, वरना वह कभी घूंघट नहीं हटाती। मैं तो हमेशा उसे घूंघट हटाने को ही कहता हूँ, पर आपकी खुशी के लिए वह घूंघट कर लेती है। विवेक ने शंका जाहिर करते हुए कहा, लेकिन कविता जी से पहले मेघा बोल पड़ी, हाँ हाँ भाई, हम ही तेरी पत्नी के दुश्मन हैं। वह तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। गलती तो हमेशा हमारी ही होती है। तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है मेघा। तुझसे तेरे ससुराल की तो निपटती नहीं है और यहाँ आती है तो हमारे घर में भी आग लगा देती है। विवेक ने मेघा को डांटते हुए कहा, खबरदार मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो आज अपनी पत्नी के लिए तू उसे सुना रहा है।
कल को मेरी बेटी का इस घर में आना बंद कर देगा। कविता जी गुस्से में विवेक से बोली। बात बिगड़ती देखकर कविता जी के पति सुरेश चंद्र जी को बीच में आना पड़ा। उन्होंने सबसे पहले विवेक को कमरे में भेजा। अरे भाग्यवान, क्यों बहू के पीछे पड़ी रहती हो? आखिर उसकी क्या गलती थी? वहाँ रिश्तेदारों के यहाँ आज खड़ा खाना था तो तुम दोनों माँ बेटी तो कुर्सी पर जमकर बैठ गई। अपनी प्लेट तक तो तुम लोगों से लगाते नहीं बनी। बहू ही खाना खाते खाते तुम्हें खाना परोसने का काम कर रही थी। वह तो ठीक से खाना भी नहीं खा पाई और तुमने चलने की लगा दी। एक तो साड़ी, ऊपर से घूंघट, नहीं संभाल पाई खुद को और गिर गई। और उसका घूंघट हट गया तो यह पूछने की जगह कि बहू तुम्हें लगी तो नहीं? तुमने और तुम्हारी बेटी ने वही तमाशा बना दिया। खबरदार, उसका साथ दिया तो आपने। बहू है, बहू की मान मर्यादा में ही रहे। ऐसे रिश्तेदारी में नाक कटाने के लिए नहीं है हम लोग। वो अकेली कोई अनोखी बहू है क्या जो घूंघट कर रही है? औरों की बहू भी है जो मान मर्यादा से रहती है। कविता जी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, पर भाग्यवान, अपने खानदान में तो किसी की बहू घूंघट नहीं करती, तो क्यों जबरदस्ती तुम अपनी बहू से घूंघट करवा रही हो? यह नया रिवाज कहाँ से ढूंढ लाई हो आखिर तुम? सुरेश चंद्र जी ने कहा। जरूरी है क्या जो सबकी बहू करे वो मेरी भी बहू करे? मुझे तो मेरी बहू घूंघट में ही अच्छी लगती है और उसे इस घर में रहना है तो घूंघट करना ही पड़ेगा। आखिर जब सुरेश चंद्र जी ने देखा कि कविता जी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही, तो वह खुद ही कमरे में जाकर बैठ गए। इधर कमरे में हिमानी की आंखों में आंसू आ गए। विवेक उसे चुप कराते हुए बोला, देखो हिमानी, रोना किसी समस्या का हल नहीं है। पहले तो तुमने ही उनकी बेमतलब की बातों को मानकर उन्हें सिर पर चढ़ा लिया। अब वो है कि सिर से उतरने का नाम नहीं ले रही। जब तक इंसान खुद के लिए नहीं बोलता, उसके लिए कोई कितना ही बोल ले, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारे लिए मैं और पापा जी दोनों बोल रहे हैं, पर उसका असर माँ पर नहीं हो रहा है। इसलिए अपने लिए तुम खुद बोलो, बस हम तुम्हारे साथ हैं। हिमानी को भी विवेक की बात सही लगी। आखिर जब तक इंसान अपने लिए नहीं बोलेगा, तब तक तो उसकी कोई सुनेगा भी नहीं। दूसरे दिन में हिमानी उठकर अपने काम में लग गई। जब तक दोनों माँ बेटी उठकर आईं, तब तक पूरा नाश्ता तैयार हो चुका था। दोनों जाकर नाश्ता करने के लिए बैठी तो हिमानी उन लोगों के लिए नाश्ता ले आई। उसे देखते ही कविता जी का पारा ऊपर हो गया। इतने में मेघा बोल पड़ी, आज तो तेवर ही बदल गए आपके भाभी। आज तो बड़ी बन ठन कर तैयार हो। कहाँ घूमने जा रही हो? वो भी बिना घूंघट के, और जिसकी इजाज़त भी आपने माँ से लेना ठीक नहीं समझा। कुछ नहीं दीदी, मुझसे घूंघट संभालता नहीं है, तो बस आज के बाद मैं घूंघट नहीं रखना चाहती। उसकी बात सुनकर कविता जी आग बबूला होते हुए बोली, अच्छा, तुमने खुद डिसाइड कर लिया? घर में बड़े बैठे हुए हैं और तुम अपनी मनमानी कर रही हो। यही संस्कार हैं तुम्हारे? और यह बिना घूंघट के बाहर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हमारी इज्जत पर क्या बट्टा लगाना चाहती हो? माफ करना माँ जी, पहले तो यह बताइए आपकी एक अकेली बहू के घूंघट में पूरे खानदान की इज्जत कैसे आ जाती है?
और ये भला कैसी इज्जत जिसमें संस्कारों को नहीं देखा जाता, आपके किए को नहीं देखा जाता, सिर्फ बहू के घूंघट को देखा जाता है। और जिस बहू के चेहरे को देखने के लिए शादी से पहले पूरा खानदान आता है, शादी के बाद उस बहू के चेहरे में ऐसा क्या हो जाता है जो घूंघट में छुपा के रखने की जरूरत पड़ जाती है। नहीं करना आज के बाद मुझे घूंघट। अगर तुझे मनमानी करनी है तो निकल मेरे घर से। अब तुझे एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। यहाँ रहना है तो मेरे अनुसार रहना पड़ेगा। कविता जी ने कहा, पर माँ, वो जाएगी तो मुझे भी तो जाना पड़ेगा। उसके लिए भी तो मेरी जिम्मेदारी है। आखिर सारी जात बिरादरी के सामने इसका हाथ पकड़कर मैं लेकर आया हूँ। अचानक बीच में विवेक बोल पड़ा, तो इसके लिए मुझे छोड़ देगा? कविता जी ने हैरान होकर विवेक से पूछा। अरे वह अपनी पत्नी का साथ दे रहा है तो उसमें गलत क्या है? मैं भी तो तुम्हारी मनमानी में चुप रह जाता हूँ। अचानक सुरेश चंद्र जी बोले। अब तो पूरे परिवार को एक तरफ देखकर कविता जी हैरान परेशान चुप हो गईं। मेघा कुछ बोलने को हुई तो सुरेश चंद्र जी ने कहा, बेटा, तुझे दोबारा मायके आना है या नहीं? अगर तू कुछ बोली तो आज के बाद इस मायके के दरवाजे तेरे लिए बंद हो जाएंगे। आखिर पूरे परिवार को एक तरफ देखकर कविता जी और मेघा दोनों कुछ भी कह ना पाईं। कुछ दिन तक नाराज भी रहीं, लेकिन जब देखा कि परिवार में कोई उसे मना नहीं रहा, उनकी बात को मान भी नहीं रहा, तो अपने आप ही चुप हो गई।